नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि हिजाब बैन पर कर्नाटक हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती, छात्रा ने दायर की याचिका। दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि एमएलसी चुनाव को लेकर बीजेपी में खींचतान की शुरुआत, कानपुर में एक सीट पर 8 दावेदार। तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि अखिलेश यादव ने उठाए निर्वाचन आयोग की भूमिका पर सवाल, स्वतंत्र भूमिका का उठाया मुद्दा। चौथी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि मोदी सरकार पर राहुल गांधी का करारा प्रहार, बोले गलत नीतियों का नतीजा आम आदमी भुगत रहा है। और इसी के साथ पांचवी खबर में आपको बताएंगे कि नीतीश बनाम बीजेपी 4.5 साल की दोस्ती के बाद क्यों खिंची बिहार एनडीए में तलवार, बिगड़ न जाए नंबर गेम और कहीं गिर न जाए बिहार में सरकार। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले हिजाब पर जो बैन लगा है, इस पर आपका क्या कहना है हमें जरूर बताइए। क्या बिहार में सरकार गिरेगी कि नहीं गिरेगी, आप हमें जरूर बताइए। और साथ ही साथ वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। लाइक करके अगर चैनल पर नए हैं तो लाल बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी बजाइए और कमेंट में अपनी राय हम तक पहुंचाइए। ज्यादा लोगों तक वीडियो शेयर कीजिए। रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। हिजाब बैन पर कर्नाटक हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में मिली है चुनौती और छात्रा ने दायर कर दी है याचिका। जी हां दोस्तों, कर्नाटक के शैक्षणिक संस्थाओं में हिजाब पर प्रतिबंध को चुनौती देने वाली याचिकाओं को खारिज करने वाले कर्नाटक उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है। एक छात्रा निबा नाज ने कर्नाटक उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ याचिका दायर की है। इससे पहले कर्नाटक उच्च न्यायालय ने मंगलवार को कहा कि हिजाब पहनना इस्लाम धर्म में आवश्यक धार्मिक प्रथा का हिस्सा नहीं है और उसने कक्षाओं में हिजाब पहनने की अनुमति देने के लिए मुस्लिम छात्राओं की याचिकाएं खारिज कर दी। और अदालत ने इसके साथ ही राज्य में शैक्षणिक संस्थाओं में हिजाब पर प्रतिबंध बरकरार रखा। 3 न्यायाधीशों की पीठ ने कहा कि स्कूल की वर्दी का नियम एक उचित पाबंदी है और संवैधानिक रूप से स्वीकृत है और जिस पर छात्राएं आपत्ति नहीं उठा सकती। मुख्य न्यायाधीश ऋतुराज अवस्थी, न्यायमूर्ति कृष्ण एस दीक्षित और न्यायमूर्ति जे.एम. खाजी की पीठ ने आदेश का एक अंश पढ़ते हुए कहा कि हमारी राय है कि मुस्लिम महिलाओं का हिजाब पहनना इस्लाम धर्म में आवश्यक धार्मिक प्रथा का हिस्सा नहीं है। दोस्तों, आपकी इसमें क्या राय है, कमेंट में जरूर बताइए। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। एमएलसी चुनाव को लेकर बीजेपी में खींचतान शुरू, कानपुर में एक सीट पर 8 दावेदार। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में नई सरकार के गठन को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं और इसी बीच निर्वाचन आयोग और पार्टियों की ओर से एमएलसी चुनाव को लेकर तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। भारतीय जनता पार्टी की जिला इकाइयों की तरफ से दावेदार का नाम भी क्षेत्रीय इकाई के द्वारा प्रदेश भेजा जा रहा है और अभी तक कानपुर नगर, कानपुर देहात और फतेहपुर मिलकर बनी एक सीट पर अभी तक 8 दावेदार सामने आ चुके हैं, जबकि कानपुर बुंदेलखंड की 4 सीटों पर 25 लोग दावा कर चुके हैं। वहीं पार्टी सूत्रों का कहना है कि इन दावेदारों में भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष, कई और पार्टी से जुड़े नेता शामिल हैं। आपको बता दें कि 15 मार्च से नामांकन भरने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। एमएलसी चुनाव का मतदान 9 अप्रैल को होगा। जो मतदाता जिस जिले में रहता है वो उसी जिले में मतदान कर सकता है और इस चुनाव में सांसद, विधायक, महापौर, नगर पंचायत अध्यक्ष, जिला पंचायत अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष, प्रमुख और प्रधान मतदान करेंगे। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अखिलेश यादव ने उठाए निर्वाचन आयोग की भूमिका पर सवाल, स्वतंत्र भूमिका का उठाया मुद्दा। जी हां दोस्तों, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का कहना है कि राजनीति की शुचिता भाजपाई छल छद्म की राजनीति के चलते संकट में पड़ गई है और चुनाव में लोकतंत्र और संविधान की परीक्षा होती है। संसदीय जनतंत्र की सार्थक भूमिका बनाए रखने के लिए समाजवादी पार्टी पूरी ताकत से सदन के अंदर और सदन के बाहर जनता की आवाज पुरजोर तरीके से उठाएगी। राष्ट्र राज्य को दिशा निर्देश देने वाले संविधान की सुरक्षा में निर्वाचन आयोग की स्वतंत्र भूमिका जरूरी है। अखिलेश यादव ने कहा कि देश आज़ादी के 75वें वर्ष में अमृत महोत्सव मनाने जा रहा है, लेकिन स्वतंत्रता संघर्ष के जो मूल्य थे वो नेपथ्य में हो गए हैं और इसी के साथ लोकतंत्र का मूलाधार खतरे में है। 5 वर्ष तक सत्ता में रहते हुए भी भाजपा ने जनहित में कोई कार्य नहीं किया और समाजवादी पार्टी अपने सहयोगियों और समर्थकों के साथ नई ऊर्जा के साथ भविष्य की रणनीति बनाकर संघर्ष करती रहेगी। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। मोदी सरकार पर राहुल गांधी का करारा प्रहार, बोले गलत नीतियों का नतीजा आम आदमी भुगत रहा है। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बढ़ती महंगाई और सेविंग्स पर ब्याज दर घटाने के मामले में नरेंद्र मोदी सरकार पर मंगलवार को निशाना साधा। राहुल गांधी ने कुछ आंकड़ों के साथ ट्वीट किया और उसमें उन्होंने लिखा कि सरकार की गलती नीतियों का परिणाम
आम नागरिक झेल रहा है। क्या जनता को राहत देने की जिम्मेदारी सरकार की नहीं है? राहुल गांधी ने एफडी, पीपीएफ और ईपीएफ के ब्याज दरों के आगे गिरावट का चिन्ह लगाकर बताया कि आम नागरिकों की सेविंग्स में गिरावट आ रही है, जबकि खुदरा मुद्रास्फीति और थोक मुद्रास्फीति बढ़ रही है और इस वक्त एफडी पर 5.1% ब्याज मिल रहा है, जबकि पीपीएफ पर 7.1%, ईपीएफ में 8.1% की दर से ब्याज मिलता है, जबकि खुदरा मुद्रास्फीति 6.07% है और वहीं थोक मुद्रास्फीति 13.11% है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। नीतीश बनाम बीजेपी 4.5 साल की दोस्ती के बाद क्यों खिंची बिहार एनडीए में तलवार, बिगड़ न जाए कहीं नंबर गेम। जी हां दोस्तों, बिहार विधानसभा अध्यक्ष के साथ हुई बदसलूकी का मामला सियासी तौर पर तूल पकड़ने लगा है। बीजेपी और जेडीयू के बीच तकरार बढ़ती जा रही है और अब दोनों आर पार के मूड में दिख रही है। विधानसभा में गुस्से में तमतमाए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने देखने की नसीहत तक दे डाली है, जिसके बाद विजय सिन्हा मंगलवार को सदन में नहीं पहुंचे। ऐसे में सवाल उठता है कि 4.5 साल के बाद क्या फिर जेडीयू और बीजेपी की दोस्ती में दरार आएगा? बिहार के लखीसराय के पुलिस अधीक्षक व थाना प्रभारी के खिलाफ जांच को लेकर जेडीयू और बीजेपी के बीच तलवार खिंच गई है। बिहार की राजनीति में बीजेपी और जेडीयू के बीच ये नाक की लड़ाई बन गई है। पूरे प्रकरण के बाद मुख्यमंत्री नीतीश ने तत्काल हाई लेवल बैठक बुलाकर साफ कर दिया कि वो इस तरह की बातें बर्दाश्त नहीं करेंगे। वहीं वीआईपी अध्यक्ष मुकेश साहनी सीएम नीतीश कुमार के पक्ष में खड़े दिख रहे हैं, जबकि बीजेपी भी आक्रामक मूड में उतर गई है। बीजेपी एक तरफ मुकेश साहनी की कैबिनेट से छुट्टी करना चाहती है तो दूसरी तरफ जेडीयू के साथ भी रिश्ते बिगड़ रहे हैं। ऐसे में बिहार विधानसभा का नंबर गेम क्या है, ये इस वक्त जबरदस्त सवाल बना हुआ है। बिहार में कुल 243 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें फिलहाल 242 सदस्य हैं और एक सीट खाली है। इस तरह बहुमत के लिए कम से कम 122 विधायकों का आंकड़ा चाहिए, जिसमें से भाजपा के पास 74 विधायक, जेडीयू के पास 45 विधायक, हम के पास 4 विधायक और वीआईपी के पास 3 विधायक हैं, निर्दलीय 1 विधायक हैं, विपक्ष के पास 115 विधायक हैं। आपको बता दें कि 2015 में जेडीयू ने आरजेडी और कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ा था और बीजेपी गठबंधन को मात देकर सत्ता हासिल की थी। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। पंजाब में कोरोना संबंधी सभी प्रतिबंध हटाए गए। संक्रमण के मामले घटने पर सरकार ने लिया ये बड़ा निर्णय। जी हां दोस्तों, सरकार ने कोविड-19 संबंधी सभी प्रतिबंध हटा लिया है और इस संबंध में जारी एक पत्र में आम लोगों को कोविड-19 संबंधी एहतियात बरतते रहने की सलाह दी गई है। सोमवार को पंजाब में कोरोना संक्रमण के 48 नए मरीज मिले थे और अच्छी बात यह रही कि 24 घंटे में संक्रमण से अभी तक मौत का नया मामला सामने नहीं आया है। पंजाब में अब तक कोरोना से 17,724 लोगों की मौत हो चुकी है। पंजाब स्वास्थ्य विभाग के अनुसार राज्य में भर्ती 18 कोरोना संक्रमितों को सांस लेने में परेशानी हो रही है। होने पर क्रिटिकल केयर यूनिट 3 में रखा गया है और एक मरीज गंभीर स्थिति में है। वहीं जालंधर में 9, पटियाला में 6, फाजिल्का मोहाली में 5-5, कपूरथला पठानकोट में 3-3, 5 जिलों में 2-2 और 7 जिले में 1-1 संक्रमित मिला है। तो दोस्तों, इसको देखने के बाद अब पंजाब सरकार ने सभी प्रतिबंधों को हटा लेने का फैसला किया है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह को सदन में लगाई फटकार। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सदन में अनुशासन का आदेश देते हुए मंगलवार को केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री गिरिराज सिंह को फटकार लगाई। ग्रामीण विकास राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति मंगलवार को पीएम आवास योजना से जुड़े सवालों के जवाब दे रही थी। जब केंद्रीय राज्य मंत्री ज्योति बोल रही थी, उनके वरिष्ठ सहयोगी गिरिराज सिंह ने हस्तक्षेप किया और बोलना शुरू कर दिया। इस पर स्पीकर ओम बिरला ने इसका विरोध किया और सिंह को तुरंत बैठने को कहा। जहां दोस्तों, बिरला ने गिरिराज सिंह को फटकार लगाते हुए कहा कि मंत्री जी कृपया बैठ जाइए। अब जब राज्य मंत्री बोल रहे होते हैं तो कैबिनेट मंत्री बीच में आ जाते हैं। जो मंत्री बोल रहे हैं उन्हें पूरा जवाब देना चाहिए। किसी अन्य मंत्री के लिए बीच में हस्तक्षेप करना उचित नहीं है। या तो कैबिनेट या राज्य मंत्री पूरा जवाब दें, एक दूसरे के साथ हस्तक्षेप ना करें। इसके बाद गिरिराज सिंह को बैठना पड़ा और केंद्रीय राज्य मंत्री ज्योति को पूरक प्रश्नों के उत्तर देने की अनुमति देनी पड़ी। दोस्तों, बता दें कि बजट सत्र का दूसरा भाग 14 मार्च को शुरू हुआ और 8 अप्रैल को
समाप्त होगा। बजट सत्र का पहला भाग 31 जनवरी को शुरू हुआ और 11 फरवरी को समाप्त हुआ था। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान, बोले बैलेट पेपर में 304 सीटों पर जीत गई समाजवादी पार्टी, ईवीएम में हुआ बड़ा खेल। जी हां दोस्तों, योगी कैबिनेट में मंत्री पद छोड़कर सपा में गए स्वामी प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी की हार के लिए एक बार फिर ईवीएम में धांधली का आरोप लगाया है। वहीं आपको बता दें कि अपनी सीट जीतने में भी असफल रहे स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि बैलेट पेपर की वोटिंग में समाजवादी पार्टी 300 से ज्यादा सीटों पर जीती, लेकिन ईवीएम में भाजपा की जीत हुई। उन्होंने दोनों में अंतर बताकर कहा कि कोई ना कोई बड़ा खेल जरूर हुआ है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा कि बैलेट पेपर की वोटिंग में समाजवादी पार्टी 304 सीटों पर जीती है, जबकि भाजपा मात्र 99 पर, किंतु ईवीएम की गिनती में भाजपा चुनाव जीत गई। इसका मतलब है कि कोई ना कोई बड़ा खेल हुआ है। गौरतलब है कि इस बार अधिकतर सीटों पर पोस्टल बैलेट गिनती में सपा आगे रही। माना जा रहा है कि सपा की ओर से सरकार बनने पर पुरानी पेंशन स्कीम लागू किए जाने के वादे की वजह से अधिकतर सरकारी कर्मचारियों ने सपा को वोट दिया।